हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व सेकंड। और उसी पर हम लोग बात कर रहे थे मुद्रण क्रांति और उसका जो असर है उसको हम लोग एक एक करके आपका गौर करके आपका देख रहे हैं। तो कल हमने प्रिंटिंग प्रेस में जो आपका कैसे प्रिंटिंग ने क्रांति लाई, क्या उसका असर यानी कि क्या उसका प्रभाव हुआ हमारे समाज पर, संस्कृति पर, हमारे तौर तरीकों पर, कैसे ये बदलाव हमको दिखाई देने लगे, कैसे एक नया पाठक वर्ग आपका पैदा हुआ, कैसे एक नई संस्कृति विकासित हुई। उस विकसित संस्कृति को हमने देखा था। क्लियर है? और आज हम थोड़ा इसके जो आगे का दौर है उसको हम लोग आपका पढ़ेंगे। पीछे हम प्रिंटिंग का पूरा दौर पढ़ चुके हैं कि कैसे आपकी मॉडर्न जो आपका प्रिंटिंग है यूरोप में कैसे आपका शुरू हुई है, जो कट वाली कैसी थी, और उसके साथ मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा कि स्याही से लेकर जो आपका जापान और चाइना में जो संस्कृति जो विकसित हुई थी, उस आपका डेवलपमेंट, आपकी संस्कृति, आपका प्रिंटिंग के पूरे दौर को यूरोप में कैसे उसको मॉडर्न मिला और कैसे नया वर्ग, ये सारी चीजें स्टेबल हुई थी, इनको हम लोग आपका अपने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देख चुके थे। आज फिलहाल हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा कुछ सीखते हुए चलेंगे और वापस में आए जब ये एक पैराग्राफ आपका पूर्ण हो जाएगा तो तब मैं आपका और बच्चों को पढ़ने का मौका दूंगा। जिस तरह से कल बच्चे खड़े होकर लाइव चैट जुड़कर माइक लेकर बच्चे आपका चैप्टर को पढ़ रहे थे, आज भी इस तरह से ही पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ से आगे शुरू करते हैं। सभी बच्चे, मेन टॉपिक क्या था ध्यान रखना चाहिए आपको। नया पाठक वर्ग हम लोग बात कर रहे थे कि एक नया वर्ग शुरू हो निकल कर सामने आया था जो नई नई किताबों को, प्रिंटिंग प्रेस से छपी किताबों को आपका पढ़ रहा था। ठीक है? कह रहे हैं कि लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। अब एक वो लोग थे जो आपकी किताबों को पसंद नहीं कर रहे थे, एक वो लोग थे जो आपका किताबों को पसंद कर रहे थे, कुछ लोग उसके बीच में थे। तो बीच को ही हम बोलते हैं संक्रमण। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे। क्या मुसीबत थी? किताब को कौन पढ़ सकता है? साक्षरता, जो पढ़े लिखे होंगे। और मैंने कहा है कि इस प्रिंटिंग ने ही आपका पढ़ने का दौर आपका प्रारंभ किया है। तो शिक्षा मिलनी शुरू हुई किसकी वजह से? प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग की वजह से। ये तो पहले शिक्षा कैसी थी हमारी? हमारी शिक्षा मौखिक थी। जो हमारे टीचर थे, जो वैदिक टाइम पीरियड में जो आपके टीचर थे, वो आपके मंत्रों को कंठस्थ किया करते थे, फिर अपने जो गुरुकुल में या जो उनके शिष्य थे वो उनको कंठस्थ आप आपका सिखाया करते थे। तो बेसिकली जो एजुकेशन थी वो आपका माउथ टू माउथ थी। क्लियर है? लिखित रूप में नहीं थी, बुकिश रूप में नहीं थी। जो हमें किताबें मिलती हैं वो यही दौर है जब हमको किताबें छपने लगी और किताबें हमारे पास तक पहुंची और हमारे पाठ्य सिलेबस जो है बना, वो सब इसी दौर में है। और इसी का ही योगदान की वजह से, प्रिंटिंग की वजह से ही हम लोगों को आपका देखने के लिए मिली है। इसको हिंदी में हम कहते हैं मुद्रण। क्लियर हुआ? और समस्या क्या हो गई थी कि आपको किताबों को कौन पढ़ सकता था? जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा, जो थोड़ा बहुत अक्षर जानता होगा, जिसे अक्षर की समझ होगी। क्लियर है? कह रहे हैं यूरोप के अधिकांश देश में 20वीं सदी तक साक्षरता दर सीमित थी। अगर आप यूरोप कॉन्टिनेंटल की बात करोगे, यूरोप महाद्वीप की बात करोगे, तो वहां जितने भी देश थे, आपको कल मैंने बहुत सारे देश बताए थे, जर्मन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंगरी। क्लियर है? और आपका नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक, स्कॉर्बिया, ये बहुत सारे ऐसी कंट्री है जो आपके यूरोपियन महाद्वीप का हिस्सा है। तो उन सबका पूर्व को क्या कह रहे हैं कि यूरोप में अधिकांश देश क्या थे? 20वीं शताब्दी तक साक्षरता कैसी थी? सीमित थी। यानी कि जितनी अच्छी लिटरेसी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। कैसा वर्ग था? सीमित, मतलब एक एवरेज रूप में थी, बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन आज देखोगे तो यूरोप की लिटरेसी पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंटल है सबसे ऊपर जाती है। और भारत में केरल ऐसा आपका स्टेट है, राज्य है, जिसकी लिटरेसी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। क्लियर है? आपको 97% लोग आपको वहां पढ़े लिखे दिखाई देंगे। क्लियर है? चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में साक्षरता दर कितनी है? आप खुद ढूंढिए। उत्तराखंड में आपको क्या ढूंढनी है? साक्षरता दर आपको बतानी है। क्लियर है? कितनी है?
आपके राज्य में, यानी कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितना %? आगे बढ़। प्रकाशकों के लिए आपके सवाल था, प्रकाशक मतलब जो बुकों को छापते हैं, क्लियर है? उनके लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताबों के प्रति दिलचस्पी कैसे जागे, यानी कि लोगों में ये कैसे भावना पैदा हो, जो हम किताब छाप रहे हैं लोग उसके लिए इंटरेस्ट दिखाएं पढ़ने के लिए, ये कैसे होगा। इसके लिए उन्होंने प्रिंटिंग कृतियों को व्यापक पहुंच का ध्यान रखा कि अगर हम बहुत अच्छी मात्रा में व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचा देंगे तो शायद लोग किताब पढ़ने लग जाएं, लोगों को आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाए। क्लियर है? जो नहीं पढ़ पाते हैं वे भी बोलकर पढ़कर उनको सुनाकर लुत्फ आपको उठा सकते हैं। आपने एक समय देखा होगा कि लगभग आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले का एक दौर था कि जब जो हमारे घर के बुजुर्ग थे ना, जिनको अच्छे से अखबार पढ़ना नहीं आता था, वो क्या बोलते थे, अरे बच्चा आप स्कूल जा रहे हो, आपको अच्छे से पढ़ने आता है? हाँ बाबूजी मेरे को आता है। चल बुला, ये पढ़ के दिखा। तो वो क्या करता था, अखबार को पढ़ता था और वो सुनते थे। क्लियर है? तो एक दौर ऐसा भी था। तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसे पाठक वर्ग को तैयार करने की कोशिश कर रहे थे सूरत तौर में कि भले ही ना पढ़ पाए लेकिन वो सुनकर भी उस किताब का पूरा लुत्फ उठाए। आपने देखा होगा पहले कुछ किस्से चलते थे, छोटी छोटी स्टोरियां आती थी, जैसे चाचा चौधरी का हो गया, नटखट बंदर वाली कहानी हो गई। तो ये सब क्या थे कि टीचर या कोई भी आपके बड़े भाई आपको सुनाते थे मैगजीन के माध्यम से, और आप सुन के बड़े क्या होते थे, प्रसन्नचित होते थे, हंसी मिलती थी। अरे वाह! तो ये चाह रहे हैं कि जो पढ़ ना सके, जो बोलकर वो उनको सुना सके, वो भी उसका लुत्फ उठा सके। लुत्फ का मतलब होता है आनंद, आनंद उठा सके। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथा छापनी शुरू कर दी। अब जो भी आपके प्रिंटिंग करते उन्होंने क्या काम किया, लोकगीत छापे। लोकगीत का मतलब अगर कोई गाना आपके गढ़वाली में छपा है, कुमाऊनी में, जौनसारी में, तो लोग पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी उसको। क्लियर है? लोक कथाएं छपी, यानी कि कुछ आपके लोकल एरिया पे कुछ देवी की, आपके देवताओं की, कुछ दंतकंती आपके कथाएं हैं, कुछ स्टोरी हैं, वो छापनी शुरू करी ताकि लोग पढ़ सके। और हम तुमको कैसे पता चलता है कि ये चीज ऐसे हुई है, देवी देवता ने ऐसे किया है, वो चीज ये था। तो ये सब आपका रिटर्न सोर्स में उस समय के राइटरों ने लिखा है, वो किताब हमारे पास आज भी। जब भी हमें कुछ चेक करना होता है तो हम क्या कहते हैं कि भैया आप एक बार किताब खोल के देख लो कि ये वाला जो श्लोक है या जो आपकी पंक्ति है ये सही है या गलत है। क्लियर है? ठीक। फिर भी इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घर में गाया सुनाया जाता था, यानी कि स्थिति अलग थी। शहरों में गांव सभा में सुन रहे हैं, शहरों में जो आपके शराब खाने थे जहां, उनमें सुनते थे। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल होगी, यानी कि जो काम पहले आपका मौखिक रूप से होता था, क्लियर है, अब वो चीज इस प्रिंटिंग की वजह से कैसे पहुंच गया आपका, वो आपका छपाई में, और जो आपकी लिखित है आपका उसके अंतर्गत वो आपका ट्रांसफर हो गया, लिखित संस्कृति में वो आपका चला गया था। ठीक। अब पहले जो चीज आपके मुख से थी, अब क्या हो गया, छपी हुई जो आपकी सामग्री है उसमें हो गया। अब पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपका अध्याय नंबर 2 है। आज हम लोग यूरोप के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले शिक्षा इस प्रकार की थी, अब कैसा है, अब किताब है, बुक है, चैप्टर खोलो, आप देखो और पढ़ो। तो ये सब दौर जो शुरू हुआ है, जो हमारी प्रिंटिंग आई है, जो प्रेस आई है, क्लियर है, उसी का योगदान है कि आज हमारे पास जो लिखित मटेरियल हमको मिलता है, उसको हम बुक कहते हैं, नोट्स कहते हैं, गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, गाइड्स कहते हैं। ये जितने भी हमारे पास हमारे पौराणिक स्रोत या साहित्य हैं, वो सबको आपका इस प्रिंटिंग के माध्यम से संरक्षित किया है। क्लियर है? तो जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसी का ये इतिहास का एक आपका पिछला फेज है कि आप तक बुक कैसे पहुंची है, कैसे आप लोग यहाँ तक आज पढ़ रहे हैं। तो आपसे पुरानी पीढ़ियों में पढ़ने के लिए क्या क्या काम किए गए कि आपकी पीढ़ी पढ़ सके, उस सारी कोशिश को हम लोग, क्या क्या इतिहास में पुराने झलक हैं उनको हम लोग इसमें देख रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिए, मौखिक और मुद्रित संस्कृति के बीच विभाजक रेखा धुंधली पड़ी थी। अब कैसे थी, ये लाइन तो होगी आपके मौखिक वालों की, किनकी होगी, मौखिक की, जो आपके सारी चीजों को मौखिक करते थे, और ये होगी मुद्रित की, यानी कि जो भी मिलेगा सब कुछ आपका लिखित मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो बीच की लाइन है ये वाली धुंधली है। क्लियर है? धुंधली कैसे होगी, एक पाठक वर्ग वो कह रहा है कि नहीं, एजुकेशन आपकी मुख की अच्छी है,
एक कह रहा है नहीं, मुख में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कोई गलत सुन सकता है, गलत सीख सकता है, लेकिन अगर जो बुक में लिखा है उसको ही पढ़ेगा वो यथार्थ 100 साल तक भी ऐसे जिंदा रहेगा, 1000 साल तक भी। और ये वास्तविकता है। बुक अगर आपने अच्छे रिटर्न सोर्स से लिखी है तो 1000 साल 100 साल तक इसी तरह से आपका कंटेंट, आपका स्रोत यूं ही पड़ा रहेगा। क्लियर हो गया? जो अच्छे आपके स्टूडेंट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी बुकों को संभाल कर रखते हैं। 6 क्लास, 9 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास, सब बुकों को। मेरे पास आज भी अपनी सारी जो बुकें हैं और जो मैं अपनी तैयारी करता था, सारे टेस्ट पेपर वगैरह सब मैंने अपने संभाल कर रखे हुए हैं। क्योंकि अगर कुछ ढूंढना हो पढ़ते समय तो आप उनको बहुत आराम से ढूंढ सकते हो। देखिए आज के समय में तो आपका मॉडर्न टाइम है, कुछ भी ढूंढना हो, सर्च करना हो, आप गूगल करिए, 1 सेकंड में आपका आंसर निकल कर आपके सामने आ जाता है। क्लियर है? तो स्टोरेज की भी इतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अपनी किताबें, अपने नोट्स अपने संभाल कर रखने चाहिए। ठीक, तो कैसी थी ये बीच की रेखा? धुंधली पड़ी थी। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से घुल मिल गए थे। दो शब्द आए हैं, श्रोता और एक आया पाठक वर्ग। वो वर्ग जो आपको बुकों को पढ़कर पढ़ता था, और श्रोता मतलब जो इस पढ़ी हुई बुक को सुनता था। क्लियर है? इन दोनों के बीच कैसा हो गया तालमेल अच्छा हो गया। यार ये कुछ पढ़ेगा तो मेरे को उससे सुनना है और मेरे को कुछ आनंद आएगा। क्लियर है? तो दो वर्ग आपस में आ रहे थे, मिलने आ रहे थे, एक श्रोता वर्ग और एक पाठक वर्ग। शायद ये हो सकता है कि पाठक वर्ग को कोई बाप का इंटरेस्ट ही ना हो उस बुक में, श्रोता को इंटरेस्ट हो और वो पढ़ रहा हो श्रोता की वजह से, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसे भी अच्छा लगने लग गया और एक नया वर्ग खड़ा हो। क्लियर है? आप जैसे बच्चे हैं, अभी किसी का मन होगा नहीं यार मेरे को तो किताब उताब पढ़ना नहीं है, मेरे तो बस किसी तरह से हाई स्कूल हो जाए, 12वीं हो जाए, उसके बाद तो कुछ काम धंधा देखेंगे, पता नहीं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे ही बच्चे, जब 11वीं 12वीं तक आप लोग अच्छे से पहुंचेंगे तो आपका मन करे क्यों ना यार बीएससी किया जाए, इंजीनियरिंग किया जाए, किसी कंपटीशन की आपका तैयारी किया जाए। तो इंटरेस्ट धीरे धीरे ही आपका क्या होता है, डेवलप होता है। कुछ बच्चों को स्कूल जाने में मजा आता है क्योंकि वो पाठक वर्ग में शामिल है, और कुछ लोगों को जाना ही होता है कि चलो यार बस किताब पढ़नी है। क्लियर है? तो यहां भी इस समय की कुछ ऐसी स्थिति आपकी डामाडोल हो रही थी। अब स्थिति थी धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। अब कुछ अगर आप उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो कुछ तो विवाद खड़ा होगा ही। क्लियर? और आज भी होता है कि आप अगर किसी धर्म के प्रति कोई गलत टिप्पणी कर देते हैं या कुछ गलत छाप देते हैं तो धार्मिक बवाल, धार्मिक उपद्रव ये बड़े लाजमी है। क्लियर है? और हो भी जाते हैं। अब एक इमेज है आपके सामने, इसको गौर कर देखिए। ठीक है? आधुनिक यूरोप के पेंट के आवागमन का उत्सव मनाते हुए छपाए गए चित्र में दिखाया गया है। देखिए, छाप खाने से लेकर देवी स्वर्ग से उतर रही है। इस देवी में अबूझबाज यानी के विधा की देवी, मरकर यानी के देव देवता विवेक के प्रतीक की तस्वीर के हिस्से में अलग अलग देशों के 6 मुद्राएं छपाई गई हैं, औरतें हैं, बाई और इनको दिखाया गया। ये देखिए, ये देवी है, स्वर्ग से उतर रही है, ये एजुकेशन की देवी है जिसको हम कहते हैं सरस्वती। देखिए हर जगह के देवी देवता लोकल अलग होते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली यूरोप के हैं, हमारे नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग कहाँ हुई है, सबसे पहले यूरोप में हुई है। चलिए, ये हमने आपका देख लिया इमेज, इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना था मैंने आपको समझा दिया। कुछ इस प्रकार से था। अब धार्मिक विवाद पर प्रिंट का डर क्या था, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, कोई बच्चा वॉलेंटरी खड़ा हो, माइक लेकर चैप्टर को पढ़े, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, कौन बच्चा खड़ा होगा तो माइक लेकर चैप्टर पढ़े? है कोई बच्चा? जी, जीएससी बार वाला कोई बच्चा माइक लेकर पढ़े? बहुत अच्छे, शाबाश। पे खाने से विचारों पढ़े बेटा। छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छाप कर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताबें
किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उसके मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रसार और छपे शब्दों की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि ना जाने इसका आम लोगों के ज़हन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बाकी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्म गुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई एक चिंता नव मुद्रित लोग नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग ने गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत की। कुछ ही हफ्ते में न्यू टेस्टामेंट लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहेदिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के विचारों के प्रसार मदद मिली। बैठ जाइए आप। बहुत बहुत मुद्रण धन्यवाद और आपको बच्चे। प्रतिरोध। धन्यवाद। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं क्या कह रहा है हमारा बेसिकली पढ़ेगा। कह रहा है धार्मिक विवाद और प्रिंटिंग का डर। अब विवाद ये था कि अगर कुछ छाप दें, धर्म के प्रति कुछ चीजें हो जाए तो शायद कुछ ऐसे शब्द ना आ जाए जो लोगों के जहन मतलब दिमाग में वो आपका घुसे ही ना, घुसे तो कहीं उसका जो एंट्री करें तो कहीं ऐसा ना हो कभी उसका इफेक्ट कुछ और हो जाए, समाज भ्रमित हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे डर थे और ये लाजमी है बड़ा। जब भी कोई हमारी संस्कृति में कोई आपकी नई चीज आती है तो हमें एक डर के साथ हम उसको आपका स्वीकार करते हैं। क्लियर है? आप अभी 11वीं क्लास में जब जाओगे तो आप पढ़ोगे कैसे औद्योगिक में आपका जब औद्योगिक आपकी क्रांति होती है तो जब आपकी नई मशीनें लगी तो औरतों ने उन पर हमला कर दिया, उनको तोड़ दी डर की वजह से। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली आइए समझते हैं। कह रहे छापखाने के विचार से व्यापक प्रचार और प्रसार बहस मुसाफिर के द्वारा आपके खुल गए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए सबसे पहली बात है विचार। विचार आपके मन की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति इन द सेंस कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक छोटा सा ले लीजिए एजुकेशन के ऊपर मैं आपसे पूछूं कि शिक्षा क्या है, तो हर आदमी के विचार शिक्षा पर अलग हो सकते हैं। कोई उसके विचार से सहमत हो सकता है, जैसे मैं कुछ करूं या फिर आपके कक्षा अध्यापक कुछ कहें तो आप उनसे या मुझसे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप किसी बात पर बहस कर सकते हैं, अपना तर्क रख सकते हैं। क्लियर है? अपना लॉजिक हमको दे सकते हैं कि सर ये तर्क आपका गलत है, इस आधार पर मैं इसको अच्छा नहीं मानता, ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता। तो ये जो आपकी संस्कृति विकसित हो रही है ये सब किसकी देन थी? इस छाप खाने की देन से ही ये सारी शुरुआत होनी शुरू हुई थी।
क्लियर है? जो बहस है, लोगों के विचार हैं, ये सब आम लोगों तक आपका पहुंच रहे थे। सोच के देखिए, आज के जमाने में अगर सोशल मीडिया और आपके प्रिंट मीडिया को बंद कर दिया जाए, अखबार, समाचार, इन सब पत्रों को बंद कर दिया जाए, यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा देश में क्या हो गया। समझ रहे हैं? शायद 10 साल में भी कोई खबर आप तक ना पहुंचे। लेकिन आज ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, 10 मिनट के अंदर वो खबर आपके पास होती है। और ये सब कारण है प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बढ़ते प्रसार के कारण। तो उस समय के दौर में जब कोई बात ही नहीं करता था, कोई तर्क नहीं था, कोई विचार नहीं थे, उस समय तर्क, विचार और बहस के लिए अगर कुछ आपके दरवाजे किसी ने खोले तो यही वो दौर था। और ये दौर कैसे आप देखेंगे, जो आपका ईसाई धर्म 2 भागों में बटेगा, आपने अभी पढ़ा। क्लियर हो गया? एक कैथोलिक है, एक आपके प्रोटेस्टेंट है। क्लियर है? कैथोलिक अपनी रूढ़िवादी विचारधाराओं पर अड़ा रहेगा। क्लियर है? और प्रोटेस्ट क्या मांगेगा? समय के साथ आपका बदलाव मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो इन छपे विचारों के आधार पर अपना तर्क कर रहे हैं, लोगों से बहस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्लियर है? जिस तरह से सती प्रथा को लेकर आपका राजा राम, आपके मोहन राय ने लोगों से आपके तर्क दिया, विज्ञानवाद की बात करें तो लोग उसका जवाब नहीं दे पाए। क्लियर है? तो ये सारी शुरुआत कहां से थी? इसी प्रिंटिंग से थी। कह रहे हैं कि छापखाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस आपके द्वार खुल गए। सत्ता स्थापित के विचारों से असहमत लोग भी अब खुलकर आपका अपने विचार छापने लगे और उनको फैला सकते थे। आप किसी की सत्ता से, जो उसने सत्ता स्थापित की है, वो जिन विचारों से आपका चल रहा है, आप उनसे सहमत नहीं हो सकते या सहमत हो सकते हैं, तो अपने विचार आप खुले मन से लोगों के पास रख सकते हैं। मान लीजिए आज कोई बहुत अच्छा महात्मा, कोई अच्छा स्पीकर, कोई बहुत अच्छा आपका राजनेता अपने विचार को रखता है, तो आम जनता बड़े आराम से सुन सकती है। क्लियर है? लेकिन इस जमाने के दौर में नहीं था। उससे हमने कोई विचार व्यक्त किए, राइटर ने उसको लिखा, उसको छापा और तब लोग उसको पढ़ते थे तो लोगों को तर्क मिलता था कि हाँ, ये लॉजिकल बात है, ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए। जब तर्क के अनुसार लोगों का समर्थन मिला तो चीजें बढ़ती चली गई और उनका एक बहुत मार्क्स लेवल पर, एक बहुत बड़ी संख्या में आपको ये चीजें आपके दिखाई देगी। और पहली शुरुआत कहां से होगी? समाज और धर्म से। देखिए, आप कह रहे हैं कि छपे हुए संदेश के जरिए जो मैसेज आपने छापा है, किसके लिए होगा? आम लोगों के लिए छापा होगा। वो लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे कि कुछ अलग भी सोचना है। हम तो कहते चलो चलने दो जो चल रहा है, लेकिन जब राइटर कुछ लिख रहा है तो आप सोचने पर मजबूर हो गए कि यार अगर इसमें कुछ लिखा है तो हमको कुछ सोचना पड़ेगा, बात तो सही कह रहा है। क्लियर है? चलिए, या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कार्रवाई इन द सेंस, अगर कोई आपका गलत हो रहा है, कोई चीजें हो रही है, तो आप आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। ये निकालेंगे कब आपका सारी चीजें? मान लीजिए दिल्ली में आज कुछ गलत हो जाए तो हर जगह पर उसका प्रदर्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोगों तक वो चीज पहुंचती है। पहुंचती कैसे है? या तो अखबार के माध्यम से पहुंचेगी, जिसको हम कहते हैं आपकी प्रिंट मीडिया। या किसके माध्यम से पहुंचती है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सारे माध्यम है जिनकी जो खबर हम तक पहुंचती है। लेकिन ये वो दौर है कि जब लिखाई के माध्यम से लोग प्रेरित हो रहे हैं और कार्रवाई करने के लिए आपके प्रेरित कर सकता था ये दौर। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों पर गंभीर महत्व था। अब जीवन है हमारा, बहुत सारे क्षेत्र हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, तो उन पर भी क्या दिखाई देगा? उसका गंभीर असर दिखाई देगा, प्रभाव दिखाई देगा, उसका कुछ महत्व होगा। क्या महत्व है? कह रहे हैं कि अगर कोई मुद्रित किताबों को लेकर खुश नहीं था, कि जो कह रहे हैं जो ये किताब छपी हुई थी वो उनसे खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? जिन्होंने इसका स्वागत किया उनके मन में इसको लेकर कई डर थे। अब जिन्होंने कह दिया कि हाँ भाई किताब तो बड़ी अच्छा है, अब उनके मन में एक डर था। क्या था उनके मन में डर? डर मतलब संकोच, आशंकाएं कि ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। कह रहे हैं कि कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रसार और छपे हुए शब्द की सुगमता को लेकर आशंका थी। डर था कि जो हम लोग किताब छाप रहे हैं, पता नहीं कैसा उसका प्रभाव होगा, चीजें अच्छी की जगह उल्टी ना हो जाएं, और ना जाने इनके आम लोगों पर, जहन मतलब होता है दिमाग पर, क्या असर पड़ेगा। और उनको भय था कि अगर छपे हुए पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण ना होगा तो आम लोग क्या हो जाएंगे? बागी और अधर्मी का विचार पनपने लगेगा।
मान लीजिए किसी ने इतना जबरदस्त लिख दिया कि वो धर्म को धर्म मानने के खिलाफ में लिख दिया। आज भी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग आपका टिप्पणी कर देते हैं और बहुत सारे लोग एक वर्ग खड़ा हो जाता है कि हाँ ये बात आपका सही कह रहा है, क्लियर है, और एक सामने वाला कह रहा है नहीं ये आपका गलत कह रहा है। ऐसा ना हो जाए सही और गलत आपस में भिड़ जाएं और समाज में आपका समाज आपका बागी हो जाए और आधार्मिक का विचार पनपने लगे कि सारा उनको डर था। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। यानी कि जिस साहित्य को हमने बचाकर रखा है, जिस संस्कृति को हमने बचाकर रखा है, वो कहीं नष्ट ना हो जाए। तो यानी कि उनका डर भी बिल्कुल सही था, गलत नहीं था। क्योंकि मान लीजिए आपने अगर वैदिक परंपराओं को बड़े अच्छे से संभाल कर रखा, माउथ टू माउथ आपको दिया है, और वो अगर आपके लिखित रूप में कुछ किसी ने गलत लिख दिया, उन पर कुछ किसी ने आलोचना कर दी और लोगों ने उसका समर्थन कर दिया, तो शायद दिक्कत हो सकती है। तो वो इस बात से आपका डरते थे, क्लियर है, कि ये सब कुछ नष्ट ना हो जाए। धर्म गुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं और नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बन गई। जो बड़े बड़े धर्म गुरु थे, धर्म गुरु इन द सेंस जो जैसे इमाम हो गए, आपके पॉप हो गए, धर्म गुरु हो गए, पंडित हो गए, बड़े बड़े आपके महामंडलेश्वर हो गए, राजा हो गए, नए लेखक जो अपने विचार प्रकट करते हैं, इन सब ने ये आपकी चिंता जताई थी, क्लियर है। और यही सब क्या बन गई, उनका आधार बन गई कि हाँ ऐसा हो सकता है और ये बात सही हो सकती है। अब कह रहे आइए देखते हैं कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में क्या असर हुआ, और एक ही क्षेत्र उठाया है धर्म, कि जब किताब छपी और धर्म पर कुछ लिखा गया तो उसका क्या प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा, उसको देखते हैं। कह रहे एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं मार्टिन लूथर। मौका मिले कभी पढ़िए इनके बारे में, मार्टिन लूथर के बारे में, क्लियर है। देखिए कह रहे हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना कर दी। ये लोटिन बाप के माथिर हैं। अब ये कह रहे लूथर ने क्या कर दिया, आपकी जो चर्च है, कौन सी चर्च, कैथोलिक चर्च, और इसकी क्या कर दी, इसमें कुछ आपकी कुरीतियां थी, कुछ कमी थी, उसकी आलोचना कर दी। अब मुझे बताइए बच्चों, अगर किसी धर्म के प्रति अगर कोई आलोचना कर देगा तो दो वर्ग खड़े होंगे। एक वर्ग वो होगा जो उस आलोचना का आपका समर्थन करेगा, और एक वो वर्ग होगा जो आलोचना का वो आपका विरोध करेगा। ये जाहिर है, बड़े आम बात है, और आज के समय में भी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल रूप से आपका समझ लीजिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो कर रहा हूं। कोई ये अगर आपसे कह दे कि शिव पर आप दूध चढ़ाते हैं वो व्यर्थ है, वो कुरीति है, तो जो लोग दूध चढ़ाते होंगे उनकी धार्मिक भावना आहत होंगी, उनको धक्का सा लगेगा, अरे भाई इसने बोल कैसे दिया ये बात, ये कैसे कह रहा है कि हम शिव पर दूध नहीं चढ़ा सकते। तो एक वर्ग क्या हो जाएगा, तुरंत विरोधी हो जाएगा, और एक वर्ग होगा हाँ सही बोल रहा है, शिव पर दूध चढ़ाने से क्या होता है। तो दो वर्ग सामने खड़े हो गए, एक आलोचना वाला और एक समर्थक वाला। ठीक, तो ऐसे ही क्या किया मार्टिन बाप के लूथर ने कैथोलिक चर्च के ऊपर क्या कर दिया, जो उसमें कुरीतियां थी, कुरीति इन द सेंस कमी थी उनकी नजर में, और उन्हें बोल दिया और अपने 95 स्थापना पर लिखी एक छपी प्रिंटिंग, एक उन्होंने एक बुक छाप दी, कुछ छाप दिया, क्लियर है, विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी। और उनको कुछ कम ही लगा, उन्होंने गिरजाघर पर कुछ प्रिंटिंग लिखी ये कमी, और उसको आपका गेट था चर्च का, गेट पर ये सब चीजें टांग दी। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ यानी कि जो धर्म है ईसाई जो बाइबिल है उस पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए आपका चुनौती दे दी कि आप क्या करिए, आप मुझसे चुनौती मैं आपको देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझसे बहस करने के लिए आ जाइए कि अगर आप कह रहे हैं ये सब कुछ सही है तो आप मुझे चैलेंज करिए। वो आपका चुनौती देता है, क्लियर है। जल्द ही लूथर के लेख बड़े तादाद में छपने लगे। अब उस जमाने में जो कभी धर्म के विषय में कुछ नहीं बोलता था, अब उसके खिलाफ एक चैलेंज आपके सामने मिल गया, खुली चुनौती दे रहा है कि आइए मैं आपसे बहस करूंगा। अब ये सुनकर बड़ी तादाद में लोगों ने क्या करे, उनके लेखों को पढ़ने लग गए। डिमांड आ गई तुरंत कि ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने, हमें जानना है, हमें क्यूरियोसिटी हो गई। और इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया।
चर्च में एक लोग वो हो गए जो ये कह रहे थे कि हमको बहस करनी चाहिए, एक लोग कह रहे नहीं ये गलत कह रहा है, हम क्यों बहस करें इनकी बात पर। अब चर्च में क्या हो गया आपका विभाजन, और कह रहे हैं ये आया एक नया वर्ग निकलकर, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक की शुरुआत हुई, जो कहते हैं कि हाँ चर्च करते हैं, बहस करते हैं, तर्क करते हैं, अगर बात सही लगेगी तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो ईसाई धर्म भी दो भागों में बटेगा, एक वो होगा जो तर्क के आधार पर नई चीजों को एक्सेप्ट करेगा, ये वाला, और एक वो होगा जो हम जिस तरह से हैं अपने वैसे ही चलेंगे। क्लियर है? अब देखिए, कुछ ही सप्ताह में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के अनुवाद की 5000 कॉपियां बिक गईं और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण मतलब एडिशन आ गया। एक पार्ट था, दूसरा ही पार्ट आ गया। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा कि मैं इस प्रिंट को अपने दिल से थैंक्स बोलता हूं कि इस काम के लिए मुद्रण ईश्वर की ही देन का महानतम है। और उन्होंने क्या कह दिया प्रिंटिंग को, देखिए क्या कह रहे हैं कि जो प्रिंटिंग है ईश्वर की द्वारा दी गई महानतम देन है। क्या है कि जो हमको प्रिंट मिला है किसकी देन है? ईश्वर की देन है। क्यों देन कह दिया होगा उन्होंने? कि जब बदलाव आ रहा है इसकी वजह से, इस प्रिंट की वजह से लोग बदल रहे हैं, लोग आपका सामाजिक आधार पर, विज्ञान के आधार पर तर्क कर रहे हैं, तो ये देन किसकी होगी? बता दिया उन्होंने, ये देन किसकी है? भगवान की, ईश्वर की। और सबसे बड़ा तोहफा है, तोहफा मतलब होता है उपहार, जो हमें गिफ्ट में दिया है किसी परमात्मा ने, तो उन्होंने क्या बताया? इसको उपहार बताया था। और कई इतिहासकारों का यह ख्याल था कि छपाई ने नए बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधारकों के नए विचारों में प्रसार मिला। और नए विचारों को क्या मिला? आपका प्रसार मिला। ऐसी समस्या भारत में होगी जब भारत में आपका जिस तरह का समाज आपका चल रहा होगा और एक पढ़ा लिखा वर्ग सामने आएगा। क्लियर है? और पढ़ा लिखा वर्ग जब सामने आएगा तो जो पुराने वर्ग हैं, जो अपनी पुरानी सोच पर चलते हैं, जिनको हम कहते हैं रूढ़िवादी सोच, वो विज्ञानवाद के आधार पर, तर्कवाद के आधार पर बात करेंगे, तो जो पुराने लोग हैं उनको समस्या होगी। तो ये सब चीजें हैं जो हम प्रिंटिंग के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे, गौर करेंगे, विचार करेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रिंट ने किस तरह से देश और दुनिया में नया प्रभाव, नया असर छोड़ा, वो आपको समझ आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा। चलिए, कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।